नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, डेली शाम को 6 बजे आपके लिए जीएस की सीरीज़, 6:15 बजे करंट अफेयर्स की सीरीज़ और रात को 9 बजे स्टैटिक जीके की सीरीज़ लाई जाती है। तो आज स्टैटिक जीके की इस सीरीज़ में हम 8वां चैप्टर जो है आयोग एवं समितियाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रख पाएगा। यानी इनमें से कौन व्यक्ति है जो वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाता है या जिसकी आज्ञा से ये पेश किए जाते हैं। तो आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति। आईएएस प्री परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर या राष्ट्रपति की अनुमति से वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें संसद के प्रत्येक सदन में रखी जाती हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है। तो हम जानते हैं वित्त आयोग का जो उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है और वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एसएससी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन, कितने वर्षों के लिए की जाती है। तो वित्त आयोग की नियुक्ति जो है 5 वर्षों के लिए की जाती है। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय और परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, राज्यों एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से। तो दोनों ही क्या होंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार देखेंगे चौथा क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। आंसर होगा डी, ए और बी दोनों से। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यूपी पीसीएस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आंसर होगा बी, यह एक संवैधानिक संस्था है। किस प्रकार की संस्था है, यह एक संवैधानिक संस्था है। निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है। ऐसी संस्था जिसका संविधान में पर्टिकुलर कोई आर्टिकल डेडिकेटेड नहीं है, यानी आर्टिकल इसके लिए समर्पित नहीं है। ऐसी संस्थाएं कौन सी संस्था कहलाती हैं, इन्हें संवैधानेतर संस्थाएं, गैर संवैधानिक संस्थाएं या सांविधिक संस्थाएं कहा जाता है। जबकि जिनके लिए आर्टिकल है उन्हें संवैधानिक निकाय या संवैधानिक संस्था कहा जाता है। तो हम देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग, इन तीनों के लिए ही एक पर्टिकुलर आर्टिकल डेडिकेटेड है, जबकि नीति आयोग के लिए कोई आर्टिकल डेडिकेटेड नहीं है। तो हम देखेंगे नीति आयोग जिसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था 1 जनवरी 2015 को और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यह किस प्रकार का निकाय है, यह एक संवैधानेतर निकाय है। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। नीति आयोग, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, बिल्कुल ठीक। यह एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया, यह ठीक है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी क्या होगा, ठीक हो जाएगा। तो हम जानते हैं नीति आयोग जिसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। योजना आयोग के द्वारा कुल 12 योजनाएं लागू की गई और उसके पश्चात 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में योजना आयोग का खत्म करके उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नाम से। और ये योजना आयोग के स्थान पर गठित हुआ था, जनवरी 2015 में इसका गठन हुआ था। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है और जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार देखेंगे इसका अध्यक्ष पूर्णकालिक नहीं होगा, जो भारत का प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। तो आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रशासनिक सुधार आयोग वर्ष 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा वर्ष 1967 में लोकपाल और लोकायुक्त, अगर कोई सरकारी अधिकारी हमारा काम नहीं करता तो हम अपनी शिकायतें किसके पास लेके जा सकते हैं, लोकपाल और लोकायुक्त के पास। तो इसने बनाने की जो सिफारिश की थी, संस्तुति दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी, प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। और यह किसने दी थी या इसका अध्यक्ष कौन था, तो मोरारजी देसाई। तो लोकपाल तथा लोकायुक्त की संस्तुति देने वाले जो प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष थे वो थे मोरारजी देसाई। आरओ में पूछा गया क्वेश्चन,
हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन हैं? तो देश के प्रथम लोकपाल जो बनाए गए जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई? तो आंसर हो जाएगा ए महाराष्ट्र। 10वें क्वेश्चन का आंसर ए महाराष्ट्र। राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? तो राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा जो है प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा 1967 में की गई और इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। अभी 8वें क्वेश्चन में ही देखा हमने, तो यहाँ पूछा गया है किसके द्वारा की गई, तो आंसर होगा ए प्रशासनिक सुधार आयोग। 1966 से 70 तक चला और इसके द्वारा 1967 में लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति दी गई और अध्यक्ष इसके जो थे वो थे मोरारजी देसाई। निम्न में से किस एक की परिस्थिति अन्य तीनों से भिन्न है? किस एक की जो स्थिति है वो अन्य तीनों से भिन्न हो जाती है? तो हम देखेंगे पिछड़ा जाति आयोग, वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग। पिछड़ा जाति आयोग 338, वित्त आयोग 280 और निर्वाचन आयोग जो है 324। तो इनके लिए कोई ना कोई आर्टिकल संविधान में डेडिकेटेड है, यानी ये संवैधानिक निकाय हो जाते हैं। जबकि संवैधानिक निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसके लिए कोई आर्टिकल डेडिकेटेड नहीं है। तो इनमें से कौन भिन्न हो जाएगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है या इनमें से भिन्न हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो तीनों हैं ये तीनों ही संवैधानिक निकाय हैं, जबकि यह संवैधानेतर निकाय है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? तो भारतीय विधि आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन अध्यक्ष नहीं होता। भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180 तथा धारा 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानवाधिकार आयोग को समझा जाता है। इनमें इनके आधार पर मानवाधिकार आयोग को क्या समझा जाता है? तो आंसर होगा सिविल न्यायालय। सिविल न्यायालय। निम्न में से कौन सी एक संस्था संवैधानिक संस्था नहीं है? इनमें से कौन सी एक संस्था है जो संवैधानिक संस्था नहीं है? तो वित्त आयोग, लोकसभा का सचिवालय और केंद्र का वित्त आयोग, ये सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो इनमें से कौन सा जो है संवैधानेतर संस्था हो जाएगी या गैर संवैधानिक संस्था हो जाएगी? तो मानवाधिकार आयोग। राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राज्य आयोग जो है यह अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? बी राज्य सरकार के आगे। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? एमपीपीसीएस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। आंसर होगा बी राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा। राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दिशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसे है? राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर रिक्ति की दिशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसे है? तो आंसर होगा डी राज्यपाल को। निम्न में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? कौन सा एक जो है राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? तो ए मानव अधिकारों के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है। राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है? राज्यपाल के परामर्श से, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, भारतीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से या राष्ट्रपति के परामर्श से। तो राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श से नियुक्त किया जाता है? आंसर होगा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई? तो इसकी जो के संथानम समिति की अनुशंसा के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया को गठित करने वाले कौन थे? तो मंडल आयोग किसने गठित किया था? मोरारजी देसाई ने।
मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो मंडल आयोग के द्वारा जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, यह प्रस्तुत की गई 1980 में। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? तो भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। लोक सेवा की जो गठन हुआ था ये हुआ था 1926 में। 1926 में यूपीएससी का जो गठन हुआ था यह 1926 में हुआ। किस एक्ट के द्वारा हुआ? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सही है? यहाँ पूछा गया कौन सा है जो सही है। संघ लोक सेवा आयोग क्या है? संघ लोक सेवा आयोग जो है नियामक संगठन है, वैधानिक संगठन है, संसदीय अध्यादेश से स्थापित है या संवैधानिक संगठन है? तो आंसर होगा डी, संवैधानिक संगठन है। संघ लोक सेवा आयोग जो है यह एक संवैधानिक संगठन हो जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? आर्टिकल 317। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। अगर उसने इनमें से जो भी पहले पूरा कर लिया तब तक वो पद पर बना रहेगा। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों का, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों का क्या करता है? तो आंसर हो जाएगा उनका चयन करता है। आंसर क्या होगा? केवल उनका चयन करता है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इनका जो चयन किया जाता है वह यह केवल चयन कर सकता है संघ लोक सेवा आयोग, लेकिन अगर इन्हें हटाने की बात आए तो यह किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो केवल राष्ट्रपति के द्वारा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी वो थी रोज बैथ्यू। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा डी, भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी के व्यय किस पर भारित होते हैं? तो आंसर होगा राज्य की संचित निधि पर। यूपीपीसीएस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, राज्य की संचित निधि पर आंसर होगा। भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? तो हम जानते हैं भारत के संविधान में अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जो है निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय किस वर्ष से बनाया गया? तो निर्वाचन आयोग जो पहले 1 सदस्य हुआ करता था, इसे 3 वर्षीय बनाने का जो प्रावधान किया गया, ये कब किया गया? 1989 में। 1989 में। राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है यह भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। यूपीपीसीएस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? किसका संबंध जो है यह चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव की अधिसूचना जारी करना का संबंध जो है यह चुनाव आयोग से नहीं है। इसके अलावा चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना या चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, ये सभी किसके द्वारा किए जाते हैं? यह सभी कार्य चुनाव आयोग के द्वारा किए जाते हैं। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय करता है? तो सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर जो निर्णय किया जाता है यह निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? तो
राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना तथा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। ये सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो ये सभी जो कार्य हैं ये भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे कानूनी अधिकार होता है? निम्नलिखित में से किसे कानूनी अधिकार होता है? आरआरबी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। तो आंसर होगा बी, निर्वाचन आयोग को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश जो थी किस समिति के द्वारा की गई थी? आंसर होगा राजमन्नार समिति के द्वारा। 5वें वेतन आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो 5वां वेतन आयोग जो है इसकी अध्यक्षता न्यायाधीश आर पांडेयन के द्वारा की गई। नानावती आयोग ने जांच की। नानावती आयोग ने किसकी जांच की? तो वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच किसके द्वारा की गई? यह नानावती आयोग के द्वारा की गई। तहलका कांड की जांच हेतु निम्नलिखित में से कौन से आयोग का गठन किया गया? तहलका कांड की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया? आरआरबी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आंसर होगा ए, वेंकट स्वामी आयोग। वेंकट स्वामी आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 के साथ में मिलान करना है। देखिए, पहला जो वित्त आयोग था इसके अध्यक्ष कौन थे? यहाँ मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। दूसरे वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे ये थे के संथानम। तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे ये थे ए के चंदा। और चौथे वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार। तो इस प्रकार देखेंगे, हमने ए को मिलाया 4 से, बी को मिलाया 3 से, सी को मिलाया 2 से और डी को मिलाया 1 से। तो इस प्रकार 4 3 2 1। चलिए ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। 4 3 2 1 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो ये दिया गया है सी में। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। निम्न में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने हेतु संस्तुति दी थी? तो संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की संस्तुति जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दी गई। और यह किसके द्वारा दी गई? तो 46 का आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने की सिफारिश 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दी गई। बताना चाहूँगा इसके द्वारा 8 सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 8 मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। लेकिन जो मूल कर्तव्य शामिल किए गए वह 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए। और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वह 11 हो जाती है, क्योंकि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना माँ बाप का मूल कर्तव्य बना दिया गया था। तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो 11 हो जाती है और मूल संविधान में मूल कर्तव्य कोई नहीं था या उनकी संख्या 0 थी। ये जो शामिल किए गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसके द्वारा की गई? तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो सिफारिश की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। 1956 में इसका गठन किया गया और इसने 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो आंसर होगा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति दी थी? अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति दी थी? तो इनके द्वारा 2 स्तरीय पंचायतों के गठन की सिफारिश की गई थी, जिसे मान्य नहीं किया गया। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या था? तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली यानी सिफारिश करने वाली समिति थी एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति। और बाद में इन्हें जब संवैधानिक दर्जा दिया गया तो यह 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को
जो था संवैधानिक दर्जा दिया गया, और इसी के लागू करने की तिथि यानी 24 अप्रैल 1993 के बाद से हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में से निम्न में से कौन सी समिति संबद्ध नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था से कौन सी समिति है जिसका संबंध नहीं है? अशोक मेहता समिति, GV राव समिति, BR मेहता समिति या संतानम समिति। तो जो आपकी संतानम समिति है यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। संतानम समिति जो थी यह वित्त आयोग से संबंधित थी। किससे संबंधित थी ये? यह वित्त आयोग से संबंधित थी। के संतानम जो थे भारत के दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस समिति ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की? किस समिति ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की थी? 51वां क्वेश्चन हो जाएगा। तो सरकारिया समिति। आंसर क्या होगा? सरकारिया समिति ने। वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता में पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति की नियुक्ति की गई? 1977 में किसकी अध्यक्षता में पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति का गठन किया गया? तो अशोक मेहता की अध्यक्षता में। उस समिति का नाम बताएं जिसने राजनीतिज्ञों व अपराधियों के गठबंधन की जांच व रिपोर्ट दी। तो किस समिति के द्वारा राजनीतिज्ञों अपराधियों के गठबंधन की जांच व रिपोर्ट दी गई? तो आंसर होगा बोहरा समिति। आंसर क्या हो जाएगा? बोहरा समिति। बोहरा समिति के अध्ययन के लिए बनाई गई। छत्तीसगढ़ PCS में पूछा गया क्वेश्चन है। बोहरा समिति किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी? तो राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ की जांच हेतु। राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ हेतु बोहरा समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, मलिमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मलिमत समिति की जो रिपोर्ट है यह किससे संबंधित है? आंसर होगा आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से। मलिमत समिति की जो रिपोर्ट है किससे संबंधित है? तो आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधार से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोटर वाहनों के ईंधन के मामले में नीति के लिए किस समिति ने अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत की थी? तो मोटर वाहनों के ईंधन के मामले में नीति के लिए किस समिति ने अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत की थी? RRB 2001 में पूछा गया क्वेश्चन, और आंसर हो जाएगा इसका C, माशेलकर समिति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरकारी बैंकों में अनर्जित संपत्तियों द्वारा विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए किस समिति की नियुक्ति की गई? सरकारी बैंक में अनर्जित संपत्तियों पर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए किस समिति की नियुक्ति की गई? तो आंसर हो जाएगा पन्नीर सेल्वम समिति। पन्नीर सेल्वम समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। जनवरी 2019 में RBI ने भारत में डिजिटल भुगतान प्रतंत्र की सुरक्षा को मजबूत करने हेतु उपायों को सुझाव देने के लिए किस पैनल की स्थापना की थी? तो जनवरी 2019 में RBI ने भारत में डिजिटल भुगतान प्रतंत्र की सुरक्षा को मजबूत करने हेतु उपायों को सुझाव देने के लिए किस पैनल की स्थापना की थी? तो आंसर हो जाएगा नंदन नीलकनी पैनल। नंदन नीलकनी पैनल। इसी प्रकार की सीरीज से जुड़े रहने के लिए जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें जिससे अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ पाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।